हम बात कर रहे थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन या क्राइसिस के बारे में, जो कि 1929 को आई थी। महामंदी, विश्व आर्थिक महामंदी, ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का। और ये जो घटना है ये दो विश्व युद्धों के बीच की घटना है, 1919 से लेकर 1939 तक की। इनके बीच में जो भी घटनाएं घटी थी, इन्हीं सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये था ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके हम विभिन्न देशों पर प्रभाव की बात करेंगे। ये हमारी महामंदी को लेके आखिरी क्लास है, आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रीजन्स, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये मंदी आई थी, आर्थिक महामंदी आई थी। इसके बाद प्रभाव क्या पड़े इसके विश्व पे और किस तरह के प्रभाव पड़े, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, आर्थिक क्या प्रभाव पड़े इसके, सोशल इफेक्ट्स, सामाजिक क्या प्रभाव पड़े, पॉलिटिकल इफेक्ट, राजनीतिक प्रभाव जो भी थे वो किस तरह से पड़े, और लास्ट का जो है इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कंट्रीज, इसके विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़े, क्योंकि इसने सभी देशों को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर किया था। तो देख लेते हैं आगे इसको, किस किस देश पे क्या क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हो गए थे कुछ देश। तो इसमें देख लेते हैं अमेरिका, पहले पे है अमेरिका। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये जो मंदी स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 24 अक्टूबर 1929 को मुंबई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के जो रेट थे वो गिर गए थे एकदम से, पूरी तरह से। कुछ ही टाइम में एकदम नीचे लेवल पर आ गए थे, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो जनता थी वो पागल हो गई शेयर बेचने के लिए, और कुछ ही टाइम में उन शेयरों की वैल्यू बिल्कुल जीरो पहुँच गई और वो कंगाल हो गए। वहाँ के बैंक दिवालिया हो गए और बाकी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ पे वो सभी बर्बाद हो गए, एकदम दिवालिया घोषित हो गए। इससे उनकी जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये मंदी जो है अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि इस पर शुरुआती कारण था। आगे है प्रोडक्शन। अमेरिका जो प्रोडक्शन था वो 35% तक गिर गया था। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो वो 50% से भी नीचे पहुंच गई थी। उनकी जो राष्ट्रीय आय थी वो 50% की कटौती आ गई थी, उसके अंदर कमी आ गई थी जो राष्ट्रीय आय थी उनकी। अब बात करें इसको उभारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो 1933 में रूजवेल्ट नए राष्ट्रपति बने। इससे पहले थे हार्बर्ट हूवर, उनको हराकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने, और वो 4 बार वहाँ के राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति हैं जो किसी कार्यकाल में 4 बार कार्यकाल के लिए कोई अमेरिका के राष्ट्रपति बना। इन्होंने अमेरिका को उभारने के लिए न्यू डील सिद्धांत दिया, न्यू डील का कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिससे कि अमेरिका को इससे मंदी से उभारा जा सके, जो कि वहाँ की जनता को काफ़ी पसंद आया, और इतना पसंद आया कि उनको 4 बार राष्ट्रपति बना दिया। अब बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड पे भी इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। इंग्लैंड में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड जो है 50%, उसके फॉरेन ट्रेड में 50% तक की गिरावट आई। उनके जो प्रधानमंत्री थे, जो वहाँ की जो आर्थिक जो हालत थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको संभाल नहीं पाए। जो उस समय तत्कालीन जो उनके प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनल्ड्स। उन्होंने क्या किया, इन सभी से दुखी होकर अपना त्यागपत्र दे दिया। आगे वहाँ के जो इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे, उपनिवेशों में स्वाधीनता आंदोलन तीव्र हो गए। भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश रहा है, इसमें इसके आंदोलन भी बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए थे, और वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनको पता लगा कि मंदी आने से इन सभी देशों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब ये देश इस हालत में नहीं थे कि उनकी जो भी अर्थव्यवस्था है उनको चला सकें, उन पर कंट्रोल कर सकें। जो भी उपनिवेश थे इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो 40% तक गिर गया, उसमें 40% तक की कमी आई, और उसका फॉरेन ट्रेड जो था वो 60% की कमी आई। उसके अंदर लोगों की जो मजदूरों की जो सैलरी थी उसमें 40% तक की कमी की गई या कटौती की गई। इतना ज़्यादा इन पर प्रभाव पड़ा, मतलब काम चलाने के लिए किसी तरह से उनकी सैलरी को कम किया जा रहा था, ताकि उनको थोड़ा बहुत दे के काम चलाया जा सके। आगे है जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, क्योंकि वहाँ पे थी गणतंत्र सरकार, पूंजीवादी सरकार, और पूंजीवादी देशों पे इस महामंदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था।
तो प्रोडक्शन जो है जर्मनी का 40% तक कम हो गया, 40% तक की गिरावट आई इसमें। इस समय तक जर्मनी जो थी वो एक गणतंत्र राष्ट्र थी, मतलब लोकतंत्र था, उसमें चलता फिरता। 1933 के बाद हिटलर वहाँ पे नाजी दल का शासक बनके हिटलर जर्मनी में पहुंचा। तब तक वहाँ बहुत कुछ हो चुका था और इसका फ़ायदा हिटलर को भी हुआ, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक स्थिति थी, वो सरकार नहीं संभाल पा रही थी जो चल रही थी। इसका फ़ायदा हिटलर को हुआ। हिटलर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपना कब्जा जमा लिया उस देश पे बड़े ही आराम से। आगे यहाँ पर जर्मनी में 80 लाख मजदूर बेकार हो गए। अब आप सोच सकते हैं 80 लाख मजदूरों का कैसे काम चल रहा होगा जब वो किसी भी काम में नहीं लगे हों, अपने बेकार हो गए हों, तो किस तरह से उनका खाना पीना चल रहा है, कैसे ज़िंदगी बीतेगी, सोचने वाली बात थी। आगे वाइमर गणतंत्र का खात्मा हुआ और नाजी दल को सत्ता मिल गई। इसी वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था नहीं चल पा रही थी, उस जो भी सरकार थी उसकी वजह से, इससे क्या हुआ, जो वाइमर गणतंत्र था, वाइमर गणतंत्र, उसका खात्मा हो गया और नाजी दल के हाथ में सत्ता पहुँच गई थी। नाजी दल का जो शासक था, हेड था, वो था हिटलर। अब ये तो थी जर्मनी की बात। अब बात करते हैं इटली की। इटली में जो बेरोजगारी थी वो 10 लाख, बेरोजगारों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं थी। उसमें भी अगर 10 लाख बेरोजगार हैं तो आप सोचिए कि वहाँ की स्थिति कैसी होगी। अब दूसरी, मुसोलिनी का विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। मुसोलिनी द्वारा विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया गया। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मुसोलिनी ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। विस्तारवादी नीति क्या होती है, दूसरे देशों पर कब्जा करने का प्रयास किया ताकि अपनी स्थिति को संभाला जा सके। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। आगे बात करें ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की जो मजदूर थे, वो जो भी बेरोजगार थे, जो भी मजदूर थे, उनमें 1/3 मजदूर बेरोजगार हो गए। अब आप सोच सकते हैं जितने भी मजदूर हों उसमें 1/3 बेरोजगार हो गए, तो ये कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। ऑस्ट्रिया में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो भी मंदी आई थी, उससे फांसीवाद का विस्तार होने लगा और वहाँ पे फांसीवादी और तानाशाही सरकार की स्थापना हो गई। आगे 1931 सबसे बड़ा बैंक, 1931 में वहाँ का सबसे बड़ा जो बैंक था वियना का सबसे बड़ा जो बैंक था वो दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं किसी देश का सबसे बड़ा बैंक अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो उस देश की क्या स्थिति होगी। ये बहुत बड़ी सोचनीय स्थिति थी। आगे देखते हैं रूस मज़े में था। रूस ने जो अर्थव्यवस्था अपना रखी थी, जो वहाँ पे शासन व्यवस्था चल रही थी, वो बहुत अलग तरह की थी। उसके सभी संसाधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण था। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ये सभी सरकार के हाथ में था। तो इसी वजह से उसका जो आर्थिक महामंदी थी, इसका असर इस पर नहीं पड़ा। इसमें क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसमें। बहुत अच्छा। साम्यवाद के विस्तार को इससे प्रोत्साहन मिला, जो भी मिलना चाहिए था। अगर इतनी बड़ी महामंदी आ जाए जिससे पूरा विश्व परेशान हो जाए, बर्बाद हो जाए, बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था ही बदल जाए, शासन व्यवस्था बदल जाए, ऐसे में रूस को कुछ ना हो, तब सोचने वाली बात है कि इसकी जो भी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था, उसका विस्तार तो होना ही था। इस साम्यवादी व्यवस्था को बहुत सारे देशों ने अपनाया। उनको लगा कि ये बहुत अच्छी है और इसमें मंदी जैसे इतने बड़े जो भी प्रभाव था उसका भी असर नहीं हुआ, तो सोचने वाली बात थी। और ये था, इससे क्या हुआ, बहुत सारे देशों ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। तो ये था बहुत सारे देशों पर जो प्रभाव हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी था। और हम देखते हैं कि इसमें ये जो प्रभाव थे, इन देशों के अलावा भी बहुत सारे देशों पे पड़े, जिनकी यहाँ पे मतलब छोटे मोटे प्रभाव पड़ते ही रहे। कुछ को पता चला, कुछ को नहीं पता चला, क्योंकि मंदी आती है तो एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। अभी भी ऐसा ही टाइम चल रहा है, ये समझ लीजिए, कोई अच्छा टाइम नहीं है इस समय भी। 2022 है, कोरोना ने सभी को परेशान कर रखा है, प्रोडक्शन एकदम बहुत कम है, काफ़ी सोचने वाली स्थिति चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।